हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी पाठमाला। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है भंगाहल का तिलस्मी संसार। इस पाठ के लेखक है गुरमीत वेदी। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में इस पाठ को थोड़ा करके पढ़ा था। आज हम दूसरी वीडियो लेसन में इस पाठ को थोड़ा और पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कभी 14 किलोमीटर के सफ़र को तय कर जब बिलिंग पर पाँव पड़ते हैं तो यूँ लगता है जैसे आसपास के पहाड़ हमारे लिए बोने पड़ गए हों और हम अंतरिक्ष में तैर रहे हों। दूर दूर तक पहाड़ियों का सिलसिला है। लेखक ने जब बिलिंग में पाँव रखा तो स्टूडेंट उन्हें ऐसा लगा कि सारे पहाड़ छोटे हो गए हों और वह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। नीचे झांके तो छोटे छोटे गांव, खिलौनों से घर, लहराती फसलें, जिन्हें देखकर धरती पर विशाल गलीचा बिछे होने का धोखा होने लगता है और बरबस ही मन मनमोहक होने लगता है। जब लेखक ने पहाड़ियों से नीचे देखा तो गांव छोटे छोटे नज़र आ रहे थे और घर खिलौने जैसे नज़र आ रहे थे और लहराती फसलें ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे पृथ्वी पर किसी ने विशाल गलीचा बिछा दिया हो और ऐसा धोखा होने लगता है। और इस दृश्य को देखते ही कवि का मन मनमोहक होने लगता है। पर्वत श्रृंखलाओं पर अटखेलियाँ करते बादल प्रकृति के विभिन्न रूप से रूबरू करा रहे थे। यानी पर्वत की श्रृंखलाओं पर बादल जब लहरा रहे थे, घूम रहे थे, तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रकृति के विभिन्न रूप से वह परिचय करा रहे हों। बिलिंग में रोमांचक खेलों में आयोजन के लिए मशहूर है। यानी बिलिंग रोमांचक खेलों के लिए मशहूर है। हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए तो बिलिंग जैसे जगह समूचे एशिया में नहीं है। यानी ऐसी जगह किसी भी जगह एशिया में नहीं है। 1984 में यहाँ सबसे पहले हैंग ग्लाइडिंग का आयोजन हुआ था। इसके बाद तो ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर आ गया। साहसी खेलों के आयोजनों के दिल में तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन बाद में फिर बिलिंग खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। स्टूडेंट, जब खेल आयोजन होते तो यहाँ पर दिनों भर काफ़ी चहल पहल रहती है, अच्छा माहौल होता है। लेकिन जैसे ही खेलों का आयोजन समाप्त होता है तो यहाँ पर बिलिंग में खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। यानी सुनसान हो जाता है, शांत हो जाता है। ये खामोशियाँ तब टूटती है जब कोई गद्दी अपनी भेड़ बकरियाँ के रेवड़ के साथ यहाँ पड़ाव डालता है। स्टूडेंट, गद्दी शब्द का अर्थ होता है पहाड़ों पर विचरण करने वाले एक विशेष जाति जो पालतू भेड़ बकरियाँ पहाड़ों पर चराने के लिए जाते हैं, या फिर पर्वतरोही और रोमांच प्रेमी पर्यटकों का कोई दल यहाँ से गुजरे। बिलिंग से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बड़ा ही विहंगम लगता है, यानी सौंदर्य लगता है। घाटियों में तैरते दरख्तों से लिपटे बादलों के टुकड़े बरबस ही मन मोह लेते हैं। बिलिंग से 12 किलोमीटर आगे बड़ा ग्राम है। यहाँ आबादी है और गद्दी लोगों के बसेरे भी हैं। सीढ़ीनुमा खेतों में गेहूं की लहराती फसलों को देखना बड़ा ही मोहक लगता है। अपनी ही दुनिया में समेटे यहाँ के लोगों को सैलानियों का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। राजगुंदा और कुक्कुड़गुंदा इस पहाड़ी की रमणीय स्थल है। ऊहल नदी के किनारे बसा कुक्कुड़गुंदा गांव कांगड़ा जिले के दुर्गम भंगाहल इलाके का आखिरी गांव है। कौन सा गांव है? आखिरी गांव है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव की प्रकृति ने दिल खोल कर अपना नैसर्गिक सौंदर्य लुटाया है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य लुटाया है। चारों तरफ तोश, देवदार और केले के गगन चुंबकीय पेड़ अद्भुत नज़ारे प्रस्तुत करते हैं। यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ये नज़ारा और भी अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत होता है। गांव में 15-16 घर हैं और सभी दड़बे नुमा हैं।
सर्दी में यह गांव कई कई फुट मोटी बर्फ़ की चादर से ढक जाता है और गांव के वाशिंदे शब्द का अर्थ होता है रहने वाले या निवासी। सर्दियां आते ही यहाँ से पलायन करके वैजनाथ उपमंडल की गद्दी बहुलक इलाकों में जा बसते हैं। यानी सर्दी आते ही यहाँ से पलायन होकर वह कहाँ चले जाते हैं? वैजनाथ के उपमंडल की गद्दी बहुलक इलाकों में जा बस जाते हैं। गर्मी की दस्तक देते यानी गर्मी आते ही यह गांव में फिर आबादी हो उठती है, यानी गांव में फिर से आ जाते हैं। कुक्कुड़गुंदा से 7 किलोमीटर आगे है पलाचक। यह भी ऊहल नदी के किनारे बसा है। यहाँ लकड़ी से निर्मित वन विभाग का विश्राम गृह है। यानी यहाँ पर इस जगह लकड़ी से बने हुए मकान है, विश्राम गृह है, रहने के लिए स्थान बनाए गए हैं। यहीं हमने रात काटी, अर्थात लेखक ने यहीं पर रात काटी। एक रोमांचक भरी रात तेज तूफानों में यूं लगता है कि जैसे हवा इस विश्राम गृह को या तो उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगी या फिर लकड़ी के शहतीर हम पर आ गिरेंगे। गर्मी के मौसम में भी ठिठुर रहते, यानी गर्मी के मौसम में भी वहाँ ठिठुर रहते, इतनी सर्दी पड़ रही थी। सुबह सब शांत हो गया। रात में तेज तूफान था लेकिन सुबह सब शांत हो गया। मंद मंद बयार चल रही थी, यानी मंद मंद हवा चल रही थी, धीमी धीमी हौली हौली हवा चल रही थी और पर्वतीय पंछियों की चहचहाट वातावरण को मधुर और रस घोल रही थी। यानी पंछियों की आवाज़ से वहाँ का वातावरण मधुरमयी हो रहा था। नाश्ता लेकर हमने आगे कूच किया, यानी नाश्ता लेकर हम आगे बढ़ गए। वृक्ष का काफिला हमारे साथ था, यानी वृक्ष हमारे साथ साथ थे और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सफ़र रोमांच से भरा था। नीचे ऊहल नदी और ऊपर जमी करीब 10 फुट मोटी बर्फ़ की तह। कवि कहना चाहते हैं नदी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी और हम उस पर चढ़ते हुए जा रहे थे। मणि तक 8-10 किलोमीटर के सफ़र पर नदी पर जमी बर्फ़ पर चलते हमने तय किया, यानी बर्फ़ पे चलते हुए हमने रास्ता तय किया। दोपहर होते होते मणि आ गई थी, यानी दोपहर होते होते हम मणि आ गए थे। यहाँ सिर्फ एक दुकान थी और वह भी मौसमी, यानी मौसम के अनुसार खुलती थी, यानी गर्मियों में आबादी और सर्दी में ये बंद रहती थी। बड़ा ही शांत और अलौकिक वातावरण है यहाँ का, यानी बहुत ही सुंदर, शांत और अलौकिक वातावरण यहाँ पर मिलता है। अलौकिक वातावरण, बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है यहाँ पर। थमसर तक पहुँचने का रास्ता हरियाली से भरा पड़ा था, लेकिन थमसर दर्रे के नीचे उतरने का रास्ता इतना जोखिम भरा था कि अक्सर उतरने वाला पग पग पर फिसलता हुआ नज़र आता है। इस रोमांचकारी रास्ते को तय करके जब हम नीचे पहुँचे तो चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति बिखरी हुई थी, यानी सुंदर नज़ारा था और एक सुरमय झील है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा पद आपको समझ में आया होगा, भाग समझ में आएगा। अगला भाग हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।